एक टाइम था जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्सेज कोई भी अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचता ही नहीं था। तब ई कॉमर्स सिर्फ बड़े ब्रांड्स का गेम हुआ करता था जो हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी फंडिंग अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है। सिर्फ एक स्मार्टफोन और मीशो ऐप से लोग घर बैठे अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। मैं बात कर रहा हूँ मीशो की, जो इंडियन मिडिल क्लास सेलर्स के लिए एक सक्सेस एनेबलर बना, एक बैरियर ब्रेकर जिसने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को पैन इंडिया रीच दी बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज या हेवी कैपिटल के। लॉकडाउन के बाद कंज्यूमर प्रेफरेंस ड्रास्टिकली शिफ्ट हो गया। अब हर किसी को अपने कंफर्ट में अफोर्डेबल प्राइस पर 2 स्टेप डिलीवरी चाहिए, चाहे वो ग्रोसरी हो, क्लॉथिंग हो या हाउस होल्ड आइटम्स। मीशो का बिजनेस मॉडल पहले कुछ अलग था, लेकिन डिमांड को समझकर इन्होंने बिजनेस स्ट्रेटेजी पाइवट की और सिर्फ 8 साल में 140+ मिलियन यूजर्स जोड़ लिए। आज के दिन मीशो हर महीने 10 मिलियन प्लस ऑर्डर्स प्रोसेस करता है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि मीशो अपने सेलर से 0% कमीशन चार्ज करता है, जबकि ई कॉमर्स जेंट्स अपने सेलर से ह्यूज 15 to 20% कमीशन चार्ज कर रहे थे। और जब इस सेलर से कमीशन ले नहीं रहा है तो आखिर इसका बिजनेस मॉडल क्या है और आखिर ये रेवेन्यू अर्न कैसे कर रहा है? एक छोटा स्टार्टअप जो सिर्फ सोशल मीडिया रीसेलिंग ऐप पर बना था, आज Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जेंट्स के बीच सर्वाइव नहीं डोमिनेट कर रहा है, जबकि स्नैपडील और पेटीएम मॉल जैसे प्लेयर्स मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, FY 23-24 मीशो के लिए गेम चेंजिंग ईयर रहा है। मीशो इंडिया की पहली हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स कंपनी बनी जो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर चुकी है और कंपनी के लॉसेस 1569 करोड़ से 53 करोड़ तक गिर गए हैं। ये 97% का इंप्रूवमेंट है, जो दिखता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स सुधार रही है, जबकि फ्लिपकार्ट और Amazon अभी भी हैवी लॉसेस फेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस किया मीशो ने? वो कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजीज थी जो एक लोकल स्टार्टअप को $4 बिलियन का एम्पायर तक ले गई? और इंटरेस्टिंगली इससे हम अपने बिजनेस के लिए क्या सीख सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है बेंगलुरु में, जब 2 IIT फ्रेंड्स संजीव और विदित जुलाई 2015 में एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था फैशनियर। लेकिन इससे पहले संजीव सोनी मोबाइल कम्युनिकेशंस में एंड्रॉइड कैमरा डेवलपर थे और विदित इनमोबी की मार्केटिंग टीम में ग्रोथ स्ट्रेटजीज डिजाइन कर रहे थे। दोनों का एक क्लियर विजन था, स्मॉल बिजनेस के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करना जो लोकल सेलर्स और कस्टमर्स के बीच एक सीमलेस ब्रिज का काम करे। इसी विजन के साथ फैशनियर की शुरुआत हुई। फैशनियर का बिजनेस मॉडल हाइपर लोकल अप्रोच पर बेस्ड था। लोकल क्लोथिंग स्टोर्स और एक्सेसरीज सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स ऐप पर लिस्ट करते थे और कस्टमर्स उसी लोकेलिटी के सेलर से ऑर्डर प्लेस कर सकते थे और डिलीवरी एजेंट उनका ऑर्डर फास्ट डिलीवरी के साथ उनके घर तक पहुंचा देता था। फैशनियर बेसिकली स्विगी जैसा ही था, बस फर्क ये था कि स्विगी पे फूड मिलता है, फैशनियर पे क्लोथ्स, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते थे और क्लोथ्स आपके घर पहुंच जाते थे। शुरुआती दिनों में संजीव और विदित ने ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किया, जिसका मतलब है कि ये अपना एंटायर टाइम प्रोडक्ट्स के फोटोज लेना और इसे ऐप पर लिस्ट कर देने में ही लगा देते थे। विदित खुद एज ए डिलीवरी बॉय कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिलीवर करते थे, जिससे कि ये कस्टमर फीडबैक ले सके। लेकिन इन्हें कुछ मंथ्स में ही मालूम हो गया था कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। कस्टमर्स भी इनके ऐप से वही लोकल शॉप के प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे और सेलर्स भी अपना प्रोडक्ट बस लोकल ही नहीं, इसे नेशनल लेवल पे सेल करना चाह रहे थे। मीशो के फाउंडर्स ने सेलर्स की प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करने के लिए उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, जिसमें उन्हें 2 मेजर फैक्टर्स समझ आए जो प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्रूशियल थे। 1. लिमिटेड रीच और व्हाट्सएप रीसेलिंग मॉडल। फाउंडर्स ने देखा कि कई सेलर्स फैशन मार्केट प्लेसेस की लिमिटेड रीच की वजह से एक अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढ रहे थे। इसी वजह से कई सेलर्स ने व्हाट्सएप को यूज करना स्टार्ट किया, जिसमें वो ग्रुप बेस्ड सेलिंग और ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचा रहे थे। सिंस कोई इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, ये सेलर्स मैनुअल ऑर्डर मैनेजमेंट और पेमेंट कलेक्शन का काम व्हाट्सएप पे कर रहे थे, जो इनएफिशिएंट था। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्टिंग थे, लेकिन इनका स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और कॉम्प्लेक्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस छोटे दुकानदार के लिए इनएफिशिएंट और चैलेंजिंग साबित हो रहा था। 2. हाउसवाइफ्स एज ए प्राइमरी रीसेलर। दूसरा मेजर फैक्टर ये था कि मीशो के रजिस्टर्ड रीसेलर्स का मेजॉरिटी शेयर इंडियन हाउसवाइफ्स का था। ये ट्रेडिशनल ऑफलाइन सेलिंग या फिजिकल शॉप्स के बजाय अपने घर बैठे बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन उनके पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक का कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं था। फाउंडर्स ने सेलर्स और रीसेलर्स की रियल प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करने के बाद फैशनियर का नाम चेंज करके मीशो रख दिया, जिसका मतलब था मेरी शॉप। नया बिजनेस मॉडल अनऑर्गेनाइज रीसेलिंग कम्युनिटी और स्मॉल मर्चेंट्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें हाउसवाइफ्स, स्मॉल शॉपकीपर्स और इंडिपेंडेंट रीसेलर्स बिना इन्वेंटरी मैनेजमेंट की टेंशन के डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो सकते थे। मीशो एक टेक एनेबल्ड ब्रिज बना जो मैन्युफैक्चरर्स, शॉपकीपर्स, रीसेलर्स और कस्टमर्स को सीमलेसली कनेक्ट करता है। स्मॉल शॉपकीपर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ऑल ओवर इंडिया सेल करने का मौका मिला, जिसमें उनका काम सिर्फ कस्टमर्स लाना था, बाकी सब प्रोडक्ट डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी, रिटर्न हैंडलिंग मीशो की टीम हैंडल कर लेती थी। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन फंडिंग भी एक बड़ा चैलेंज था और तभी मीशो इंडिया के टॉप 3 कंपनीज में एक था।
जो वाई कॉम्बिनेटर समर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ और $120,000 की फंडिंग मिली। वाई कॉम्बिनेटर एक प्रोमिनेंट अमेरिकन स्टार्टअप एक्सीलरेटर और वेंचर कैपिटलिस्ट है जो अर्ली स्टेज कंपनीज को मेंटरशिप, फंडिंग और ग्रोथ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये एक्सीलरेटर एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट, कॉइनबेस जैसे ग्लोबल जेंट्स के पीछे रहा है और इंडिया में भी रेजर पे, फोन पे, फैम पे, जेप्टो जैसे स्टार्टअप्स ने वाई कॉम्बिनेटर से फंडिंग और मेंटरशिप ली है। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। पहले सेलर्स उनके सारे प्रोडक्ट्स मीशो पर लिस्ट करते हैं और फिर रीसेलर्स ऐप का रीसेलिंग कैटलॉग के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक लिंक क्रिएट करते हैं और फिर ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, एफबी पेजेस पर पोस्ट कर देते हैं। और जब वो बायर्स उस रीसेलर को ऑर्डर कंफर्म करते हैं तो उस रीसेलर का काम उस बायर का एड्रेस मीशो ऐप पर एंटर करना होता है, जिसके बाद सारा काम मीशो की टीम संभाल लेती है। हर एक सेल पे ये रीसेलर कमीशन अर्न करते हैं। एक टाइम पर इंडियन ई कॉमर्स सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए लिमिटेड था, जिसमें हाई एंड ब्रांड्स और एक्सपेंसिव कैटेगरीज डोमिनेट करती थी। लोगों का माइंडसेट था कि ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब मिनिमम 500 to 1000 रुपीज का बजट, लेकिन असली ई कॉमर्स पोटेंशियल अफोर्डेबल प्राइसिंग और मास मार्केट कंज्यूमर्स में था, जिसे कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा था। और फिर मीशो ने एक डेटा ड्रिवन अप्रोच ली और कस्टमर के पेन पॉइंट्स को डीपली एनालाइज किया। ये वो काम करने जा रहे थे जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, एक डिसेंट्रलाइज्ड, अफोर्डेबिलिटी फोकस्ड कॉमर्स मॉडल डेवलप करना जो इंडिया के ट्रू मास मार्केट को कैटर करे। उन्हें दिखा कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर बेस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे नहीं बल्कि अफोर्डेबल और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, स्पेशली टियर 2, टियर 3 सिटीज और रूरल इंडिया में, जहां लोग वैल्यू फॉर मनी और बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे टेक जेंट्स बड़े फॉरेन ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट कर रहे थे और ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स मोस्टली रिच कंज्यूमर्स खरीद रहे थे। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था, इंडियन ई कॉमर्स की असली ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई टिकट आइटम से नहीं बल्कि एवरीडे अफोर्डेबल प्रोडक्ट से होने वाली थी। इंडिया में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन कंबाइंड 50 करोड़ प्लस है, जो टोटल रिटेल स्पेंडिंग का 60% प्लस कंट्रीब्यूट करती है। पर ये सेगमेंट फ्लिपकार्ट और Amazon के हाई प्राइस्ड इकोसिस्टम से प्रॉपर्ली सर्व ही नहीं हो रहा था। ये अनएड्रेस्ड मार्केट गैप मीशो के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया। मीशो ने एक हाइपर लोकल सप्लाई चेन, एआई ड्रिवन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और जीरो इन्वेंटरी मॉडल का यूज करके एक डिस्ट्रप्टिव रीसेलिंग कॉमर्स मॉडल बिल्ड किया जो मिडिल क्लास और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक गेम चेंजर बन गया। और इंटरेस्टिंगली 2021 में मीशो एक बोल्ड और हाई रिस्की स्टेप लेता है। ये स्टेप था 0% कमीशन मॉडल। अब तक मीशो भी Amazon और फ्लिपकार्ट की तरह सेलर से पर सेल कमीशन चार्ज करता था, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि ये ई कॉमर्स जेंट्स हर सेल पर सेलर से 15 to 30% कमीशन लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, Amazon अपने हर एक आइटम की सेल पर एवरेज 15% कमीशन चार्ज करता है। Amazon इंडिया पे पर मंथ 295 मिलियन विजिटर्स आते हैं, जिसमें से अगर 40% विजिटर्स भी परचेस कर ले तो सिर्फ कमीशन रेवेन्यू के थ्रू Amazon हर महीने मिलियंस का कैश जनरेट कर सकता है। तो फिर मीशो ने इतनी बड़ी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? इंटरेस्टिंगली यही एक्चुअल गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी थी। मीशो समझ गया था कि अगर इसे मार्केट में सर्वाइव करना है तो कुछ अलग और डिस्ट्रप्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मीशो भी सेम ट्रेडिशनल मॉडल फॉलो करता तो इसका भी हाल स्नैपडील और पेटीएम मॉल जैसा हो जाता, जो मार्केट में आके फेड आउट हो गए थे। बट 2021 Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी प्लेयर्स ने भी मास ऑडियंस को टारगेट करने के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। मतलब मीशो का ओरिजिनल रीसेलिंग मॉडल का यूएसपी वीकेंड होने लगा। इसका सोल्यूशन था एक अग्रेसिव मार्केट एंट्री मूव लेना, जो था 0% कमीशन मॉडल। जैसे ही मीशो ने अपना 0% कमीशन मॉडल लॉन्च किया, मिलियंस ऑफ सेलर्स इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होने लगे, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट के हाई कमीशन चार्जेस से जो स्मॉल मर्चेंट्स परेशान थे, उनके पास एक बेटर अल्टरनेटिव आ गया था। जिसके बाद मीशो का सेलर बेस और ऑर्डर वॉल्यूम दोनों रैपिडली ग्रो होने लगे और आज ये प्लेटफॉर्म इंडिया के सबसे बड़े सोशल कॉमर्स इकोसिस्टम में एक है। अब तो बात हो गई मीशो के बिजनेस स्ट्रेटेजीज की। अब बात करते हैं कि मीशो रेवेन्यू अर्न कैसे करता है और इसका मोनेटाइजेशन मॉडल कैसे काम करता है। 1. एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। मीशो एक परफॉर्मेंस बेस्ड एड मॉडल यूज करता है, जिसमें सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। सर्च रैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन और टारगेटेड एड्स का यूज करके मीशो इन प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी लिस्टिंग देता है। जब कोई रीसेलर या बायर ऐप पर किसी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो पहले पेड लिस्टिंग दिखाई जाती है, जो सेलर्स के लिए हाई विजिबिलिटी और मीशो के लिए एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जनरेट करती है। 2. लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट सर्विसेज। मीशो का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स लॉजिस्टिक्स है। कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ काम करती है, जो शिपिंग, वेयरहाउसिंग और लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज मैनेज करते हैं। मीशो एवरी ऑर्डर पर लॉजिस्टिक्स फीस चार्ज करता है, जो प्रोडक्ट वेट, पैकेजिंग डायमेंशंस और डिलीवरी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये टेक ड्रिवन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम मीशो के प्रॉफिट मार्जिन ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। 3. पेनल्टी एंड सेलर कंप्लायंस फीस। मीशो फ्रॉड प्रिवेंशन और प्लेटफॉर्म रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट सेलर पॉलिसीज फॉलो करता है। अगर कोई सेलर प्लेटफॉर्म की सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वायलेट करता है, जैसे कि लेट डिलीवरी, काउंटरफिट प्रोडक्ट लिस्टिंग या ऑर्डर कैंसिलेशन, तो मीशो उन पर पेनल्टी चार्जेस इंपोज करता है। ये नॉट ओनली प्लेटफॉर्म इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, बल्कि एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम भी जनरेट करता है। क्या ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स काफी है?
हाँ फ्रेंड्स, इसी रेवेन्यू स्ट्रीम से मीशो आज के दिन $4 बिलियन का एक मैसिव एम्पायर बन चुका है और इन 2023 मीशो वाज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी। Currently, Meesho is the only true marketplace which is horizontal and profitable as well. Currently operate at a scale of about 140 million annual transacting users. फ्रेंड्स, क्या आप भी मीशो यूज करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। That's it for today। मिलते हैं अगले वीडियो में।